हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है एक बार सभी का कैरियर विल पर। और हम लोगों ने प्लांट न्यूट्रिशन फिनिश किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसके प्रैक्टिस सेशंस लगा लिए होंगे और बढ़िया स्कोर आपका आया होगा। तो अपना स्कोर जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका नाम क्या है, आपका स्कोर क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि हमें भी पता चले कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ बच्चे जुड़े रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है जूलॉजी का। बॉटनी हमारा फिनिश हो गया। जूलॉजी में आते हैं जंतुओं में पोषण। क्या? जंतुओं में पोषण। तो एक बार सभी लोग लाइव आएंगे और बताएंगे कि हमारी आवाज और तस्वीर अगर आप तक पहुंच रही है तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? हमारे साथ गौरव हैं, जिया हैं, नीरज यादव साहब हैं, प्रिंस गुप्ता जी हैं, शिव कुमार साहब, राधे राधे, कैसे हैं आप? अतुल पाल साहब, आज तो छुट्टी कर देते सर, क्यों भाई? सैटरडे को छुट्टी रखनी है तो कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करेंगे, अगर सब कुछ क्लियर है तो, बिना किसी देरी के। ठीक है, लाइव हैं, राजस्थान से हैं, वहां शेयर कीजिएगा अपना नाम, स्कोर और स्टेट, यहां पे नहीं। ठीक है, तो कितने लोगों ने प्रैक्टिस सेशन लगाया है ये बताइए। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेशन मिलकर हमारा जो है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखिए, न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करेंगे, न्यूट्रिशन जिसको हम पोषण कहते हैं, तो पोषण का अर्थ क्या होता है? पोषण का अर्थ होता है, देखो, इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। क्या? इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी। शरीर के भीतर, शरीर के भीतर भोजन, शरीर के भीतर भोजन या पोषक पदार्थों का ग्रहण करना, या पोषक पदार्थों का ग्रहण करना, यही हुआ ना। तो भोजन या भोजन में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ जो हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पोषक पदार्थ हैं, उसका ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो भोजन या भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बात आनी चाहिए समझ में। अब देखिए, यहां पर एक शब्द आया है न्यूट्रिएंट्स। क्या शब्द आया है? न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ या पोषक तत्व। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पहले उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आपकी पहली क्लास है अंकित, चलिए स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल। सचिन, सुमित, आशीष कुमार, चलिए सभी का स्वागत। नाउ आते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हिंदी में से कहते हैं पोषक तत्व, या पोषक पदार्थ भी लिखा रह सकता, एक ही बात है। पोषक तत्व बोलो, पोषक पदार्थ बोलो, तो कुछ भी किताबों में ऐसे लिख देते हैं। अब कहिएगा सर, ये पोषक तत्व या पोषक पदार्थ क्या होते हैं? पोषक तत्व या पोषक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, भोजन के घटक हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, है ना, जिनके बिना हमारे शरीर का कार्य नहीं चलता, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होगा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, भोजन के घटक, विच इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना हमारे शरीर का कार्य नहीं चलता, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब भोजन के विभिन्न घटक कहलाते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि देखिए, भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है जी? कार्बोहाइड्रेट होता है।
जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। भोजन में होता है फैट, वसा, जो हमारे शरीर में रिजर्व फूड के तौर पे रहता है। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो फैट जलकर ऊर्जा देगा। और क्या होते हैं भोजन में? प्रोटीन, जो हमारे शरीर का निर्माण करेगा। प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी नहीं बनेगी। और क्या होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन होते हैं। और क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। और क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है। तो भोजन के ये जो विभिन्न घटक हैं ना, इनको एक साथ हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं जी? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो भोजन के विभिन्न घटक जिनके बिना हमारे शरीर का कार्य नहीं चल सकता, इन घटकों को एक साथ बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। भोजन में एक और चीज होता है, देखिएगा यहां से बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा। भोजन में एक और चीज होता है, उसका नाम होता है रफेजेस। रफेजेस, रुक्षांश जिसको कहते हैं, या इसको डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स, आहारी रेशे। भोजन में ये भी होते हैं, लेकिन इसको न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि क्या रफेजेस को, रुक्षांश को पोषक तत्व की कैटेगरी में रखा गया है क्या? तो आप कहेगा सर नहीं। पोषक तत्व की कैटेगरी में किस किस को रखा गया है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सब भोजन में मौजूद होते हैं और इन सब को एक साथ हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लेकिन भोजन में रफेजेस भी होते हैं, रफेजेस भी होते हैं, लेकिन इसको न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। जैसे आप सैलड खाते हैं, उसमें जनरली फाइबर होता है ना, सब्जी खाते हैं उसमें ढेर सारा फाइबर होता है, तो फाइबर भोजन में होते हैं, लेकिन फाइबर को रफेजेस कहा जाता है, इसको न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ठीक है। आशीष अनीस क्या बोल रहे हैं? सर लाइव वीडियो लेट क्यों चलती है? मैं कब से ट्राई कर रहा हूं, नहीं हो रही थी। ऐसा लेट कैसे चलेगा? नेटवर्क इश्यू होगा आपका, इसलिए भाई साहब, है ना। अच्छा देखिए, विशेष पूछ रहे हैं सनलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? लाइट एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा, एनर्जी है ना लाइट। तो लाइट तो तरंग है, तरंग के रूप में चलती है, उसको फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि पोषण क्या होता है? न्यूट्रिएंट का लेना। भोजन या भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट का लेना क्या कहलाता है? पोषण। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के जो विभिन्न घटक हैं उनको एक साथ हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है ना, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है, इन सब को एक साथ कहते हैं न्यूट्रिएंट। तो इसी न्यूट्रिएंट का लेना या भोजन का लेना कहलाता है न्यूट्रिशन। लेकिन भोजन में फाइबर भी होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है ना, नहीं रखा गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब किस में आते हैं? तो इन सब को एक साथ हम क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर इन सब को एक साथ हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व या पोषक पदार्थ। अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन से पोषक पदार्थ आपको एनर्जी देते हैं और कौन से पोषक पदार्थ आपको एनर्जी नहीं देते। बड़ा बढ़िया सवाल यहां से पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया इस सवाल को। आप लोग जरा कमेंट करें। आशीष कुमार हमारे साथ हैं, जय भीम। आशीष कुमार साहब कैसे हैं आप? शिवम हमारे साथ हैं। ठीक है, चलिए। 3 दिन क्लास क्यों नहीं चली? कुछ मजबूरी रही होगी, ऑफलाइन क्लासेस रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। बताया था ना, यूं कोई बेवफा नहीं होता, है ना। शेर तो पहले ही सुना रखा है आपको। तो इनमें से देखो, ये जो 3 है, ये 3 आपको एनर्जी देते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये 3 जो पोषक तत्व हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं,
लेकिन ये जो दो हैं, मतलब विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं देते। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये जो पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। तो यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, सीपीएफ। और वो कौन से पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। तो VMW। क्या याद रखेंगे? VMW हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। V से विटामिन, M से मिनरल, W से वाटर। तो वे पोषक तत्व जो ऊर्जा नहीं देते वो हो गए VMW, और जो ऊर्जा देते हैं वो हो गए CPF, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वसा यानी फैट, है ना? इसको याद कर लीजिएगा। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है इसके पीछे का राज। ये तो क्वेश्चन की बात हो गई, थोड़ा हम गहराई में चलेंगे। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कब देते हैं, कैसे देंगे, थोड़ी देर के बाद हम आपको बताते हैं। लेकिन विटामिन, मिनरल्स और वाटर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। ठीक है, नहीं देते। वेट गेन हो रहा है, उसके बारे में आगे देखेंगे, हम बताएंगे आपको। प्रिंस चौरसिया साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, बढ़ते हैं तब चीज़ें समझ में आएगी। बायोलॉजी, जिस्म समझ में आएगा। बायोलॉजी क्या है? जिस्म का अध्ययन है, तो समझ में आ जाएगा क्यों वेट मतलब बढ़ता है या क्यों वेट घटता है। ठीक है जी। लकी, पूजा, सुगम रानी, सबका नाम लेना जरूरी है क्या? है ना? आयुष सिंह राव, रिकॉर्डेड कैसे चलेगा लाइव वाले में? ठीक है, सबका नाम ले तो लेते लेते जो है क्लास खत्म हो जाएगी, तो पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, नींद क्यों आती, आगे समझ में आएगा। फर्मेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, चंचल कुमारी, तब पता चलेगा, है ना? तो धीरे धीरे आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब बायो पढ़ रहे हैं तो सब कुछ एक एक करके आता जाएगा आपके दिमाग में। अब मैंने आपसे कहा कि ठीक है कि ये तीनों एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन इनके मुख्य कार्य क्या क्या है वो जरा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों ही एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन विटामिन, मिनरल्स और वाटर एनर्जी नहीं दे सकते। जैसे क्वेश्चन था कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। कैलोरी मतलब समझता है ना, ऊर्जा। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। कैलोरी मतलब एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? कैलोरी भी होती है, ऊर्जा की ही इकाई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा आपका 0। पानी से, विटामिन से, मिनरल से ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती। तो अगर हम पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी लिख सकते हैं, तो आप कहेगा सर इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, एनर्जी टू द बॉडी। शर्करा का काम क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बनता जाएगा आपका। एक अलग अंदाज में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये रहता है कि वसा भी एनर्जी दे सकता है, लेकिन वसा का मुख्य कार्य क्या है, तो आप कहेगा सर इट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ द बॉडी और रिजर्व फूड ऑफ द बॉडी। इट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ द बॉडी, इट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ द बॉडी और रिजर्व फूड ऑफ द बॉडी। ये रिजर्व फूड का मतलब क्या होता है वो आगे हम समझाएंगे। रिजर्व फूड ऑफ द बॉडी, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। वसा शरीर के संचित भोजन होते हैं, वसा शरीर के संचित या संग्रहित भोजन होते हैं। इसका क्या मतलब है अभी क्लियर हो जाएगा। भोजन होते हैं, तो वसा हमारे शरीर में संचित भोजन या संग्रहित भोजन के रूप में रहते हैं। और अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कार्य क्या है, तो आप कहेगा सर इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। यह शरीर का निर्माण करते हैं, यह शरीर का निर्माण करते हैं। तो वसा का प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, इट डेवलप्स बॉडी मास।
हम जो भी प्रोटीन लेते हैं मसल्स बनता है, बॉडी बनता है, मसल्स बनता है, बॉडी बनता है। तो अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो ऊर्जा प्रदान करना। वसा का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर में संचित भोजन के रूप में उपस्थित रहना, रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड के रूप में उपस्थित रहना। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यू विल से इट डेवलप्स बॉडी मास, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। ये शरीर का निर्माण करते हैं, जो भी प्रोटीन खाते हैं मसल्स बनता है, बॉडी बनती है। लेकिन मैंने कहा कि ये तीनों ही एनर्जी दे सकते हैं, अलग अलग स्थिति में तीनों ही हमारे शरीर को एनर्जी दे सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये तीनों ही हमारी बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं, तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले एनर्जी कौन देगा या तुरंत एनर्जी कौन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी फर्स्ट और प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा कौन देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करने का जो क्रम है ना, सबसे पहले ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट। इसका काम ही है ऊर्जा देना, तो सबसे पहले जो ऊर्जा देगा वो कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। अगर सारा कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो गया, अगर सारा कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो गया, तब ऊर्जा कौन देगा, फैट। और सारा फैट भी खत्म हो गया, तो अंत में ऊर्जा कौन देगा, प्रोटीन। तो अगर हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का क्रम पूछा जाए, ऊर्जा प्रदान करने का क्रम पूछा जाए, तो कैसे होगा। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले एनर्जी कौन देगा, सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा, सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा, या तुरंत ऊर्जा कौन देगा, या तात्कालिक ऊर्जा कौन देगा, है ना। यानी अगर पूछा जाए कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा, इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा, तो उत्तर हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो कौन देगा, फैट। और अंत में कौन देगा, तो प्रोटीन। जैसे सपोज करो कि मैंने अगर लंच लिया होगा, तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होगा और हमें ऊर्जा दे रहा होगा, और मैं आपके सामने उपस्थित हूं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसने कल से अभी तक कुछ ना खाया हो, है ना, व्रत रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्रों के लिए व्रत करते हैं, और पति इधर उधर ताक झाक करते रहते हैं। तो किसी महिला ने व्रत कर रखा है, बाहर से कार्बोहाइड्रेट लिया नहीं, फिर भी वो चलती फिरती रहती है, कैसे। तब एनर्जी कौन देता है, यस, फैट। कि आपने जो खा खा कर फैट जमा किया है वो किस दिन काम आएगा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट जलता है, इसीलिए तो संचित भोजन है। रिजर्व फूड कहने का मतलब क्या है, एक नहीं है तो दूसरा रिजर्व में रखा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट जलेगा। आपने देखा होगा कि अगर आप डाइटिंग करते हैं तो आपका फैट लेवल कम हो जाता है, क्यों, आपने बाहर से भोजन लिया नहीं, आपने बाहर से भोजन लिया नहीं, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में है नहीं, तो क्या जलेगा, आपकी बॉडी में जो फैट जमा है, जो बॉडी का स्टोर्ड फूड है या रिजर्व फूड है, वो जल जल कर आपको एनर्जी देगा, तो फैट लेवल कम हो जाएगा। और सारा फैट भी फिनिश हो गया तो क्या देगा, एनर्जी कौन देगा, तो आप कहेगा सर वो प्रोटीन देगा। प्रोटीन किस रूप में है हमारी बॉडी में, अभी तो कहा था कि प्रोटीन का मतलब क्या है, मसल्स। हम जो प्रोटीन लेते हैं मसल्स बनता है। तो अगर सारा फैट भी फिनिश हो गया ना, तो बॉडी टूटकर बॉडी को एनर्जी देना चालू करेगा। बॉडी के जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, है ना, सेल्स हैं, वो बर्न होना चालू हो जाएंगे। वो क्या रहे, टिश्यू मसल्स बर्न होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। तो बॉडी के सेल्स जो हैं वो क्या होंगे, टूटकर एनर्जी देना चालू कर देंगे, और ये अंतिम अवस्था होगी। इसके बाद भी आपने भोजन नहीं लिया है तो फिर परमात्मा से मिलन नजदीक है। जैसे देखो भूकंप आया, भूकंप में लोग दब गए, दबे हुए रह गए, रेस्क्यू टीम आने में काफी समय लग गया, है ना, आने जाने का रास्ता नहीं था। 10-15 दिनों के बाद रेस्क्यू टीम पहुंची बचाने के लिए लोगों को। ऐसी स्थिति में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिंदा निकल आते हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर होकर या बेहोशी की हालत में निकलते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बॉडी टूटकर बॉडी को एनर्जी देना चालू करता है। मतलब क्या हुआ कि खुशहाली में क्या जलता है, आप बहुत खा पी रहे हैं तो क्या जलता है, कार्बोहाइड्रेट।
मजबूरी में क्या जलता है? फैट, है ना। 4-5-6 घंटे से आपने नहीं खाया तो फैट जलने लगेगा। और बहुत मजबूरी में क्या जलता है? प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे नहीं जलेगा। तभी तो मैंने कहा था कि ये तीनों ही एनर्जी दे सकते हैं। मतलब क्या है, अगर आपको एनर्जी लेना है तो क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अगर बॉडी बनाना है तो क्या लेना चाहिए? प्रोटीन। और पेट बाहर निकालना है तो क्या लेना चाहिए? फैट। क्योंकि जो भी आप फैट लेते हैं ना, वो आपकी बॉडी में ही डिपॉजिट होता रहता है, पेट निकलता जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले या तुरंत ऊर्जा कौन देगा, तो कार्बोहाइड्रेट। जैसे क्वेश्चन था कि एक एथलीट को जस्ट एनर्जी चाहिए, एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा चाहिए, उसे क्या लेना चाहिए? उत्तर क्या था? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? ग्लूकोज। अरे भाई, आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो खाना खाएंगे क्या? खाना खाएंगे तो डाइजेशन होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, और डाइजेशन होने के बाद बनेगा ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज टूट कर देगा एनर्जी। तो तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। डाबर ग्लूकोज। इंस्टेंट एनर्जी लिखा रहता है उसके ऊपर, लिखा रहता है ना, इंस्टेंट एनर्जी। तो किसी एथलीट को ऊर्जा चाहिए तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले एनर्जी कौन देता है? अगर पूछा जाए कि सबसे पहले एनर्जी या इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, तो आप कहिएगा सर कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी अगर ऑप्शन में ग्लूकोज है तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को प्रायोरिटी देंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, यही टूटकर आपको एनर्जी देता है, रेस्पिरेशन में पढ़ाएंगे। लेकिन पूछा जाए कि तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही देगा, उसके बाद फैट देगा, और अंत में देगा प्रोटीन। तो सबसे पहले एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये जरा बताइए। राकेश कुमार दिख रहा है जी कमेंट? सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो उत्तर हो जाएगा फैट। सबसे पहले कौन देता है? तो आप क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो फैट देता है। कितना देता है वो हम आगे देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक क्वेश्चन था कि एक ऊंट है, क्या है? ये ऊंट है, और ये ऊंट हंगरी है। ये ऊंट क्या है जी? भूखा है, कई दिनों से इसने कुछ खाया नहीं है। तो बताइए, इस ऊंट के हम्प की अगर हम बात करें, ये ऊंट में क्या होता है? हम्प होता है, कुबड़ होता है ना ऊंट का। इस ऊंट के हम्प के साइज की अगर हम बात करें, तो इसके साइज के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका साइज जो है वो बढ़ेगा, इसका हम्प का साइज घटेगा, हम्प का साइज बराबर रहेगा? कांट से कुछ कह नहीं सकते। फिर से क्वेश्चन सुनिए। एक ऊंट है जो बहुत दिनों से भूखा है, तो उसके कुबड़ का आकार बढ़ेगा घटेगा एक समान रहेगा? कुछ कह नहीं सकते। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए। रजनीश कह रहे हैं कि सर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, श्रिंक होगा। हर्षिता, सारस कह रहे हैं कि डिक्रीज होगा। भवानी, हर्षिता, नीरज, हाँ प्रिंट निकाल सकते हैं। अब देखिए बहुत कमेंट तेजी से आ रहे हैं। कम होगा, बराबर रहेगा। रजनीश कह रहे हैं कि बराबर रहेगा। आरिश कह रहे हैं कि 4 होगा। नन, उत्तर है कि घटेगा। देखो उत्तर है घटेगा। क्यों? ये जो हम्प होता है ना ऊंट का, उसमें फैट स्टोर होता है, वसा संचित रहती है। आप जानते हैं कि ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में सफर करते हैं, मरुस्थलों में सफर करते हैं, दूर दूर तक खाना पानी होता नहीं है। तो ऐसे केस में जब ऊंट भूखा है, तो उसके फैट में जो हम्प
फैट में, हम्प में जो फैट स्टोर है वो क्या होगा, जलेगा। आपने कहा था ना कि कार्बोहाइड्रेट के ना रहने पे क्या जलेगा, फैट जलेगा। तो ये जो फैट जब जलेगा तो इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। ये क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपको पता होगा कि फैट बॉडी का स्टोर्ड फूड है और कार्बोहाइड्रेट के ना रहने पे फैट जलता है, तो क्या होगा, घटेगा। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम्प में वाटर स्टोर होता है, एकदम निहायत गलत है जी। कई किताबों ने भी लिखा है पर उसको इग्नोर करिएगा। हम्प में वाटर स्टोर नहीं होता, फैट स्टोर होता है। वाटर कहाँ स्टोर होता है कि ऊंट की जो मतलब ऊंट का जो क्या कहते हैं, आंतें होती हैं, स्टमक होता है, अमाशय होता है, उसमें छोटी छोटी पॉचेस होती हैं, थैलियां होती हैं, उनमें पानी भरा रहता है और इसलिए ऊंट बिना पानी पिए लगभग 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। बात आ रही है समझने, क्लियर है जी। तेज आपने क्यों किया, मतलब ये क्या है। तो सही उत्तर हो गया हमारा कि भाई, अच्छा ये बराबर नहीं रहेगा, सॉरी, क्या होगा, घटेगा ना। ये थर्ड पे लगा दिया मैंने। तो उत्तर है कि ये जो है वो घटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये फैट यूज होगा, फैट बॉडी का रिजर्व फूड है। अभी तक हम लोग 6-7 लेवल की बातें कर रहे थे, सीधा आते हैं हम मतलब 10th पे, और 10th के बाद फिर हम 11th पे चलेंगे। तो हमने पोषण पढ़ा कि पोषण क्या होता है। तो आपने कहा कि शरीर के अंदर भोजन या पोषक पदार्थों का ग्रहण करना, ये पोषण कहलाता है। नाउ हम लोग देखने जा रहे हैं पोषण के चरण। पोषण के चरण, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेडिंग डालिए, पोषण के चरण। तो पोषण के कितने चरण हैं, तो लिखेंगे देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या लिखेंगे, देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण को 5 चरणों में बांटा गया है, या पोषण के 5 चरण होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, पोषण के 5 चरण होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेडिंग डालिएगा, पोषण के चरण। पहला है क्या, एनसीईआरटी पढ़िएगा, देखिएगा। पहला कहलाता है इंजेशन, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है सीधा इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, ठीक है। तो शरीर के भीतर भोजन ग्रहण कर लेना, इंजेस्ट कर लेना, फूड को इंजेस्ट कर लेना, अंदर ले लेना, ये क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जानते हैं कि पाचन होगा। क्या होगा, पाचन। हमने जो भोजन लिया है उसमें पोषक तत्व हैं या पोषक पदार्थ हैं, उनमें से कुछ पोषक पदार्थ जो हैं कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं। तो जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करने की घटना क्या कहलाएगी, पाचन। पाचन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और पचे हुए भोजन का शरीर में, रक्त में जाकर मिल जाना, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में जाकर मिक्स हो जाना, पचे हुए भोजन का रक्त में जाकर मिल जाना एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे आगे कैसे एब्जॉर्प्शन होगा। और फिर पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में इस्तेमाल होना। पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में इस्तेमाल होना। यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज नोन एज व्हाट, एसिमिलेशन। और अपचे भोजन का शरीर से बाहर निकल जाना क्या कहलाएगा, इजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इजेशन। बहिष्करण या निष्कासन, इसको बहिष्करण भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहिष्करण भी कहेंगे। तो इन सभी चरणों को एक एक करके पढ़ना होगा। इंजेशन में तो कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। इंजेशन का मतलब क्या हुआ, इंजेशन का मतलब हुआ शरीर के भीतर भोजन ग्रहण कर लेने की जो प्रक्रिया है वो इंजेशन कहलाती है। इंजेशन के बाद क्या होना है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है भोजन में वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, ये कहलाएगा पाचन। तो पाचन हम पढ़ेंगे इसके बाद। पाचन खत्म होगा तो क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन।
कैसे होता है? पचे हुए भोजन का रक्त में मिल जाना एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, और पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि और विकास और मरम्मत में इस्तेमाल होना एसिमिलेशन कहलाएगा, जिसको हम लिखेंगे सब एक एक करके। और अपचे भोजन का बॉडी से बाहर निकल जाना इजेशन कहलाएगा, इसको भी हम लिखेंगे। तो ये पोषण के चरण हैं। आप कहिएगा ठीक है सर ये पोषण के चरण हैं, पर यहां से आप मुझे बताओ सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो यहां से सवाल देखो सिंपल सा बनेगा, आपसे पूछेगा कि पोषण के चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। पोषण के चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है, तो आप जरा बता दीजिए, बताइए बताइए, ये क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा सही क्रम है? 3 से 4 मार्क्स रविंद्र साहब। हिंदी मीडियम में नाम लिखना, इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साइंस में ना कि ओरिजिनल हिंदी ना लिखकर बस इंग्लिश को हिंदी में लिख देंगे और कहेंगे कि ये देखो हिंदी हो गई। इसलिए पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है? एक मत से सौरभ पाल कह रहे हैं कि बी होगा, सचिन भी बी, प्रतीक, दिव्या, तेज, रजनीश, चेतन, मधु, रिजवाना, मनाली, काफी तेज हो गया कमेंट, अब पढ़ नहीं पा रहा हूं। देखिए इंजेशन यानी भोजन लेगा और उसके बाद एब्जॉर्ब थोड़ी हो जाएगा, पहले वो छोटा होगा तब तो अवशोषित होगा। तो इंजेशन मतलब भोजन लेगा, फिर उसको छोटा छोटा बनाएगा, टुकड़ों में तोड़ेगा उसको, डाइजेशन उसको बोलेंगे। जब सिंपल हो जाएगा फूड तो क्या होगा, ये ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएगा। पचे हुए भोजन का ब्लड में मिक्स हो जाना क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, है ना। तो पहले अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, पाचन के बाद क्या होगा कि शरीर की वृद्धि और विकास में यूज होगा भोजन, तो एसिमिलेशन। और जो आज अपचा भोजन है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, वो कहलाएगा निष्कासन। सो बी शुड बी द राइट ऑप्शन। तो हम देखते चलेंगे कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना जी। निशा, जया, कशिश, नेहा यादव, नेहा, तो नेहा यादव भी हमारे साथ हैं, नेहा भी हैं, तेज साहब हमारे साथ हैं, जिया हैं, विशेष कुमार हैं, वंदना, शिवांगी, अर्चना, पंकज, आंचल, प्रशांत, क्या बात है भाई, सब ने सही उत्तर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ तो हमने क्या बोला कि इंजेशन में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। अब आते हैं डाइजेशन पे। तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज नोन एज व्हाट? डाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइजेशन, दूसरा चरण। डाइजेशन जैसे खत्म हो गया एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, तो पाचन लिख देते हैं। तो पाचन की डेफिनेशन लिख दूं क्या मैं? सिंपल वाला डेफिनेशन लिख देता हूं, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, है ना। तो आप कहेगा सर कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज कॉल्ड या इज नोन एज डाइजेशन। जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन, जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। Conversion of complex food into simple food is known as what? Digestion. Conversion of complex food into simple food is known as digestion. जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन पाचन कहलाता है ना। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने ऐसा भोजन में क्या ले लिया जो कि कॉम्प्लेक्स है, क्या ले लिया जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो आपने कहा सर कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्जन क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। Conversion of complex food into simple food is known as what? Digestion. जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन पाचन कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर आपने क्या लिया है? कॉम्प्लेक्स लिया है ना, कार्बोहाइड्रेट।
आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन होता है, ग्लूकोज 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 मिलकर क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो लंबा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है। तो हम क्या करेंगे, सबको तोड़ तोड़ के अलग कर देंगे, ऐसे जो लॉन्ग चेन था अलग अलग कर दिया। तो अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड का लॉन्ग चेन होता है। एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल का एक लॉन्ग चेन क्या कहलाएगा, प्रोटीन, है ना। तो यहां पर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है अमाइनो एसिड। तो अगर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमाइनो अम्लों का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड एक लॉन्ग चेन क्या बन गया, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स है ना। तो अगर ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, सब टूट टूट कर अलग हो गया, तो हम कहेंगे प्रोटीन का पाचन कन्वर्ट हो गया। तो अब प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड में। और ये जो फैट होता है हमारा, फैट भी कॉम्प्लेक्स होता है। फैट किससे मिलकर बना होता है, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। तो अगर वसा कन्वर्ट हो गया है वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तो हम कहेंगे वसा का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो इधर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इधर सिंपल कंपाउंड। तो अब थोड़ा डेफिनेशन को बढ़िया बना के आप बोल सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल कंपाउंड इज नोन एज डाइजेशन। भोजन में उपस्थित जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में परिवर्तन पाचन कहलाएगा। आप कहेगा सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां से देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू, पाचन के फलस्वरूप या पाचन के पश्चात या पाचन के बाद शर्करा परिवर्तित हो जाता है, क्या कहिएगा, ग्लूकोज में। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है अमाइनो एसिड यानी एमिनो अम्लों में। एंड आफ्टर डाइजेशन फैट इज कन्वर्टेड इनटू, पाचन के पश्चात वसा परिवर्तित हो जाती है वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। तो यही तो है पाचन के, भोजन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया ही तो पाचन कहलाती है। तो आप यहां पर एक सवाल कर सकते हैं कि सर भोजन में तो प्रोटीन भी था, मिनरल भी था, वाटर भी था, वाटर भी था, उसको आपने क्यों नहीं पचाया। तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे ना। विटामिन सिंपल है, मिनरल सिंपल है, वाटर सिंपल है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो सकता है बॉडी में, वो अवशोषित हो सकता है, तो उसको पाचन करने की जरूरत नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल करेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या, डाइजेशन। तो देखो डाइजेशन को हम लोग 3 सेगमेंट में देखेंगे। पहला सेगमेंट डाइजेशन में क्या होता है, हमने देख लिया डाइजेशन में क्या होता है, यही होता है। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे डाइजेशन हो गया। फिर हम देखेंगे ये डाइजेशन कहां होता है, और फिर देखेंगे ये डाइजेशन कैसे होता है, जिसमें हम एंजाइम वगैरह सब पढ़ेंगे। तो अलग अलग स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, डाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला चरण हमने देखा डाइजेशन में क्या होता है, यही होता है, कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होता है। अब हम देखेंगे ये डाइजेशन कहां होता है, और फिर देखेंगे डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है ये हमने देख लिया, कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होता है। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट पे, ये डाइजेशन कहां होता है। तो कोई अगर पूछे कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना, पाचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो जरा आप लोग कमेंट करिए, पाचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, जरा आप लोग बताएंगे मुझे। ऋतुराज हमारे साथ हैं, गौरी हैं, मेहर हैं, अनामिका हैं, रजनीश हैं, गौरी हैं। एप्पल में शर्करा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फैटी एसिड का मतलब होता है, आगे ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक लॉन्ग चेन है,
और यहाँ पे COOH ग्रुप है ना, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, इसको बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है, तो उतना अंदर जाने की क्या जरूरत है। हर एग्जाम का बैंडविड्थ होता है ना, औकात में रह के पढ़ना है। आपको बायोलॉजिस्ट थोड़ी बनना है, ऑफिसर्स बनना है, तो हम औकात में रह के पढ़ेंगे, है ना, जितना जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप कहिएगा सर स्टमक, आंत नहीं। क्या बोलेंगे कि उसके लिए गॉड ने हमें क्या दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है। तो आप कहिएगा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन की जो क्रिया है वो पाचन तंत्र में संपन्न होती है। और हमें किसका पाचन तंत्र पढ़ना है, किसका पाचन तंत्र पढ़ना है, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है भाई साहब, तो ह्यूमन का पढ़ना है, अपना वाला पढ़ना है। तो अगर कोई पूछे कि पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कहिएगा सर उसके लिए गॉड ने हमें दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन की क्रिया पाचन तंत्र में संपन्न होनी है, तो हमें पढ़ना है अपना वाला डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। और देखेंगे अगर मानव पाचन तंत्र को एनसीईआरटी में तो लिखा है कि मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, संबद्ध ग्रंथियां या संबंधित ग्रंथियां, संबंधित ग्रंथियां, एक ही बात है, संबद्ध ग्रंथियां या संबंधित ग्रंथियां। तो अगर पूछा जाए कि मानव पाचन तंत्र को कितने भागों में बांट के हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है हमारा आहार नाल, एक है हमारा आहार नाल, और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये आहार नाल क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है, बारी बारी से हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले 10th लेवल पे और फिर 11th लेवल पे। पहले सिंपल वाला देख लीजिए। देखिए आहार नाल क्या है, तो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में मुख से गूदा तक, यानी माउथ टू एनस, मानव शरीर में माउथ टू एनस, मुख से गूदा तक, जिसको मलद्वार भी कहते हैं, मुख से गूदा तक एक लंबी नली है, और इस लंबी नली में ही पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इस लंबी नली को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इन विच द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। मुख से गूदा तक एक लंबी नली जिसमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है, इस नली को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेशन में मदद करती हैं कुछ ग्रंथियां, उस ग्रंथियों को, उन ग्रंथियों को कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी वो ग्रंथियां जिनका पाचन से संबंध है, पाचन से ताल्लुक है, पाचन से रिश्ता है, ऐसी ग्रंथियों को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मींस those glands which are associated with digestion, that is either take part in digestion or help in digestion। वो ग्रंथियां जिनका पाचन से रिश्ता है, पाचन से ताल्लुक है, पाचन से संबंध है, या तो पाचन में भाग लेती हैं या तो सहायता करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन जरा आप लिख लो, ये आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे। ई से एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, ए से एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इन विच द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज व्हाट, एलिमेंट्री कैनाल। तो मुख से गूदा तक एक लंबी नली जिसमें पाचन की क्रिया संपन्न होगी, इस लंबी नली को नाम दिया गया है क्या? तो आप कहेंगे सर एलिमेंट्री कैनाल। तो लिख दिया है ना, देखो अपने शब्दों में, कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है, कोई भी हमारी स्लाइड में बुकिश लैंग्वेज नहीं मिलेगी। जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे लिखा रहेगा।
और फिर दूसरा क्या है भाई साहब, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, वो गलर ग्रंथियां जिनका पाचन से रिश्ता है, पाचन से सरोकार है। तो लिख दिया कि ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन इज नोन एज एसोसिएटेड ग्लैंड्स, पाचन से संबंध रखने वाली ग्रंथियां। और किन किन ग्रंथियों का पाचन से संबंध है, तो एग्जाम्पल हो गया हमारा लीवर। लीवर अकेला 400 काम करता है हमारे शरीर में, लेकिन इसका काम एक डाइजेशन में भी है, जो हम इसी चैप्टर में आपको दिखाएंगे। दूसरी ग्रंथि है आपकी अग्नाशय, अग्नाशय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मेन काम होता है इंसुलिन रिलीज करना और आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना। इंसुलिन की कमी से आगे हम पढ़ेंगे डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है, लेकिन इस पैंक्रियाज का एक रोल डाइजेशन में भी है, जो हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। और लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों का भी रोल डाइजेशन में है। तो ये सारी की सारी ग्रंथियां किसी ना किसी तरह से डाइजेशन से संबंध रखती हैं, सो इनको कहते हैं संबद्ध ग्रंथियां। आपसे सवाल पूछा गया था कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो उत्तर है भाई साहब 3 पेयर्स। कौन कौन, वो आगे हम लोग देखेंगे। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। एक देखो बड़ा सरल सा सवाल पूछा गया कि किस ग्रंथि का संबंध पाचन से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट एसोसिएटेड विद डाइजेशन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का संबंध पाचन से नहीं है ना। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का संबंध पाचन से नहीं है, ये ऑप्शंस थे आपके। ऑप्शन देखिएगा, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां। और चौथा था किडनी, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क। आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, गुर्दा। सो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट एसोसिएटेड विद डाइजेशन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का संबंध पाचन से नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब निर्धारित करें। चेतन कह रहे हैं कि सर बफरिंग हो रही है। बाकी लोग भी बफरिंग से जूझ रहे हैं क्या, या चेतन साहब के नेटवर्क में इशू है, मुझे एक बार कंफर्म करें। जहां तक मुझे दिख रहा है कि यहां से कोई इशू नहीं आ रही है। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4, यस किडनी। किडनी का संबंध पाचन से नहीं है, लेकिन लीवर का है, पैंक्रियाज का है, सलाइवरी ग्लैंड्स का है, सो इसे हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा आपसे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। हमारे शरीर में एक लंबी नली है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से होती है, खत्म कहाँ पे होता है, एनस पे होता है। और इसी लंबी नली को एक साथ हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। पर ये नली इतनी सरल नहीं है कि ये माउथ है, ये एनस है, यहाँ पे डाइजेशन हो गया, है ना, तब तो पढ़ने में मजा ही आ जाता। ये माउथ और एनस के बीच और कौन कौन सी चीजें हैं उसको जरा हम देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के भाग। आहार नाल का मतलब क्या हुआ, मुख से मलद्वार तक एक लंबी नली जिसमें पाचन हो रही है। अब इस मुख से गूदा के बीच क्या क्या अंग हैं उसको जरा देख लेते हैं। सो अगला हेडिंग हमारा होगा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना, आहार नाल के भाग। तो आहार नाल की शुरुआत अभी ऐसे टेबुलर फॉर्म में देख लीजिए ताकि आपको रटने में आसानी हो, फिर हम डायग्राम बना के दिखाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम का तो मजा ही नहीं आएगा बायो में। तो फिर डायग्राम से भी बता देंगे, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हम इतनी बार इसको लिखेंगे और इतनी बार डायग्राम बनाएंगे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो आहार नाल की शुरुआत कहां से होती है, मुख से, जाके खत्म कहां पे होता है बताओ, गूदा पे। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड क्या, इस ओपनिंग को कहते हैं माउथ। और ये जगह जहां पे हम भोजन को चबा रहे होते हैं ये कहलाती है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। क्या कहलाती है, ओरल कैविटी। मुख गुहिका या मुख गुहा, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आ जाइए थोड़ा नीचे, यहां पे जहां पे भोजन नली और श्वास नली आपस में मिलते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप जहां पे आपस में मिलते हैं, इस जगह को हम कहते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी, जिसको टेंटुआ बोलते हैं आम बोलचाल में।
और नीचे आ रही होती है एक नली, ऐसे यहाँ तक एक लंबी नली आई। इस नली को कहते हैं ईसोफेगस। इसको जनरली फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ईसोफेगस या फूड पाइप, ग्रास नली या भोजन नली। अब ये ग्रास नली यहाँ पे आकर चौड़ी हो जाती है और थैलानुमा संरचना बना लेती है, जिसको स्टमक कहते हैं, अमाशय यानी पेट। खाने के बाद यहीं पे आके भोजन जमा होता है और फिर ये जो थैलीनुमा संरचना है फिर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, नलिका जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। हो गया छोटी आंत। छोटी आंत से भोजन आ जाता है बड़ी आंत, और बड़ी आंत से एनस होता हुआ बॉडी से बाहर खुल जाता है। तो ये आहार नाल के विभिन्न भाग हो गए, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। लेकिन ये 10th लेवल का डायग्राम है। हम आपको दिखाएंगे कि ये छोटी आंत के भी 3 भाग होंगे और बड़ी आंत के भी 3 भाग होंगे। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये याद करने के लिए हमने दिया है कि एक नजर आप डालोगे ऐसे सारे पार्ट्स आपको याद हो जाएंगे। लेकिन हम इसको डायग्राम पे लेके आते हैं। पहले हम आपके सामने एक बना बनाया डायग्राम लाते हैं, फिर हम अपने हाथ से छोटा छोटा पार्ट काट काट कर उसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पहले पॉइंट्स उस डायग्राम पे हम चिपका देते हैं ले जाकर। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। लिख लिया सबने? बात आ रही है समझ में? संडे को नहीं होगी क्लास, क्या बात है। लैरिंग्स यहाँ पे होता है, फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स कहते हैं उसको, जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो ये हो गया फेरिंग्स, उसके नीचे होता है लैरिंग्स। ठीक है, उसको दिखाएंगे हम डायग्राम से, घबराइए मत। तो इसको डायग्राम पे लाए हम, चलो ले आते हैं। पहले बना बनाया डायग्राम, फिर हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे इसको, मजा आ जाएगा। तो ये देखो, ये हमारा मुख है। क्या है जी? ये हमारा माउथ है। ये जगह जहां पे हम भोजन को चबा रहे होते हैं ना, यही कहलाता है हमारा बक्कल कैविटी, मुख गुहिका या मुख गुहा भी बोलेंगे। और ये हो गया हमारा फेरिंग्स, गरसनी, जिसको टेंटुआ बोलते हैं ना, टेंटुआ दबा देंगे तुम्हारा। और फिर यहाँ नीचे की तरफ जो आ रही है नली, इसी को कहते हैं ईसोफेगस, ग्रास नली या भोजन नली। और ये यहां पे आकर लेफ्ट साइड में ऐसे थोड़ा ऐसे तिरछा मुड़ता है, और यहां पे आकर जहां पे मैंने हाथ रखा है चौड़ा हो जाता है और थैलानुमा संरचना बना लेता है, जिसको कहते हैं स्टमक, अमाशय। अमाशय जो है फिर नली में कन्वर्ट हो जाता है। पहले नली था, फिर थैला बन गया, फिर नली में कन्वर्ट हो गया। और यहां से लेकर यहां तक ये टोटल आपका जो है, ये टोटल ऐसे क्रॉस करता हुआ इसको आ रहा है। ये जो टोटल आपका हो गया ना, ये आपका हो गया भाई साहब स्मॉल इंटेस्टाइन, एकदम क्लियर। फिर हम इसको काट काट के पढ़ाएंगे आपको। छोटी आंत, तो ये हो गया छोटी आंत। और फिर देखिए इसको, यहां से शुरू हुआ बड़ी आंत, तो यहां से यहां तक हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान से सुनिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन बोले तो बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत जो है वो एनस होता हुआ बॉडी से बाहर खुल गया। देखिए ना, ये है एनस, दैट इज गूदा। तो ये मुख से गूदा तक एक लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब जो है ना, जिसमें डाइजेशन चल रहा है, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो यहां से यहां तक देखिएगा, अगर हम बात करें यहां से यहां तक आपका छोटी आंत हुआ पूरा, और यहां से यहां तक बड़ी आंत है, और ये बड़ी आंत एनस होता हुआ बॉडी से बाहर खुल गया। ये है आपका 10th लेवल का डायग्राम। आप देखिएगा 10th क्लास की एनसीईआरटी इतना ही उसमें डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जहां तक आप लोगों के एग्जाम्स का कंसर्न है, हम इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। 11th लेवल पे हम इस डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि छोटी आंत के भी कितने भाग हैं? 3 भाग।
और बड़ी आंत के भी कितने भाग हैं? 3 भाग। तो इनके तीनों भागों को हम अलग अलग डायग्राम पे दिखाना चाहते हैं। अपेंडिक्स आगे पढ़ाएंगे, बड़ी आंत के भाग जब डिस्कस करेंगे वहां पे, टेंशन मत लीजिए। आपके जहन में जो जो सवाल आ रहा है ना, वो अपने आप खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाएगा ना, आपको लगेगा अरे ये तो मैं पूछने वाला था, ये तो मैं पूछने वाला था, है ना। एकदम कोई भी हम आपके दिमाग में छोड़ेंगे ही नहीं, है ना, सब सेट करवा देंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा तो रखिए, क्यों टेंशन में हैं आप? मेरे रहते हुए गम मत कीजिए, हम आपको एकदम दिमाग में सेट करा देंगे। बस जिस्म और जान के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम छोटी आंत के पहले भागों को देख लेते हैं, फिर बड़ी आंत के भागों को देख लेंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं छोटी आंत के भाग। अब आप मुझे ये बताओ कि छोटी आंत कहां से कहां तक था? तो आपने कहा सर छोटी आंत की जो शुरुआत थी वो यहां से हो रही थी, यहां से छोटी आंत शुरू, यहां से पे छोटी आंत खत्म। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। तो यहां से छोटी आंत चला, यहां पे आया। ये जो छोटी आंत का जो पहला भाग है ना, जो सी जैसा दिख रहा है आपको या जे जैसा दिख रहा है, ये छोटी आंत का जो पहला भाग है, ये यहां से यहां तक छोटी आंत है ना। तो छोटी आंत का जो पहला भाग है वो कहलाता है ड्यूडेनम, ग्रहणी। छोटी आंत का जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग, ये मध्य भाग, छोटी आंत का जो बीच वाला भाग है वो कहलाता है जेजुनम, अग्र क्षुद्रांत्र। अग्र मतलब आगे वाला, क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत, अग्र क्षुद्रांत्र, जेजुनम। और छोटी आंत का जो सबसे अंतिम भाग होता है ना, वो काफी क्वाइल्ड होता है, काफी कुंडलित होता है। उतना ज्यादा दिखाया नहीं मैंने ताकि डायग्राम सिंपल रहे, है ना। ये काफी क्वाइल्ड होता है, काफी कुंडलित होता है। तो छोटी आंत का जो अंतिम भाग है ना, वो कहलाता है क्षुद्रांत्र, इलियम। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाएगा बताइए? SI, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, बोले तो छोटी आंत। तो अगर पूछा जाए कि छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम, बीच वाला भाग जेजुनम, लास्ट वाला भाग इलियम, तो छोटी आंत के भागों का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत के भागों का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है, तो आप कहेगा सर DJ। डीजे वाले बाबू मेरा, आई मतलब मेरा गाना बजा दो। तो ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। तो छोटी आंत के भागों का सही क्रम निम्नलिखित में से है। उत्तर क्या था? DJ, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्लियर हुआ? एकदम दिख रहा होगा आपको। छोटी आंत का पहला भाग जे आकार का या सी आकार का, ड्यूडेनम बीच वाला, जेजुनम अंतिम भाग, इलियम। DJ। ठीक है, बात आ रही समझ में? केमिस्ट्री की तो प्रैक्टिस सेशन अपलोड है ना, बाकी और टॉपिक के अपलोड करते जाएंगे हम। पता नहीं चला कब 1 घंटा हो गया। ठीक है, चलेगी चलेगी सब। उसी तरह से बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं जी। बड़ी आंत के भी 3 भाग है। बड़ी आंत की शुरुआत कहां से हुई बताओ? यहां से छोटी आंत की शुरुआत, यहां पे छोटी आंत खत्म। यहां से शुरू हो रहा है बड़ी आंत। ठीक है, अब देखिए बड़ी आंत जहां पर छोटी आंत से मिल रहा है, छोटी आंत जहां पर बड़ी आंत से मिल रहा है, छोटी आंत खत्म, यहां से बड़ी आंत की शुरुआत। तो जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रहा है, यानी बड़ी आंत का ये जो पहला भाग है, बड़ी आंत का ये जो पहला भाग है, ये कहलाता है सीकम, अंधनाल। और इसी सीकम से जुड़ा होता है आपका अपेंडिक्स। क्या? अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स के बारे में कोई पूछ रहे थे, परिशेषिका, परिशेषिका। तो अगर पूछा जाए कि जो अपेंडिक्स होता है वो किससे जुड़ा, किसका अंग है, तो बड़ी आंत का। बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है अपेंडिक्स? तो सीकम से, पहले भाग से।
तो जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रहा है, बड़ी आंत का वो भाग कहलाता है सीकम। सीकम के बाद जो हमारा है वो है आपका कोलन। ये सारा का सारा भाग जो है, इसके बाद ये सारा कहलाएगा आपका कोलन। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कोलन। विरहद आंत्र, विरहद मतलब बड़ा, आंत्र मतलब आंत, यानी बड़ी आंत का सबसे बड़ा वाला भाग, ये कहलाता है आपका कोलन। यहां से यहां तक जिसको ब्लू कलर से हमने रंगा है वो है आपका कोलन। उसके बाद अंतिम भाग बड़ी आंत का, जहां पे मल थोड़े समय के लिए संचित होता है ना, फिसीस जहां पे जमा होता है, उसको कहते हैं हम रेक्टम। ये मल के लिए थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा फिलिंग आएगा, पीले कलर का मल है ना, जहां पे मल थोड़े समय के लिए जमा होता है उसको कहते हैं रेक्टम, मलाशय। और ये मलाशय एनस होता हुआ, ये देखो ये एनस है, एनस होता हुआ बॉडी से निकल जाएगा बाहर। तो कितने भाग हो गए? सीकोरी, सीकोरी, सीकम, कोलन, रेक्टम, ये सब मिलकर क्या कहलाएगा आपका? LI, बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन, अर्थात बड़ी आंत। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोलन किसका भाग है, कोलन किसका भाग है? तो हृदय का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। बताइए, कोलन इज अ पार्ट ऑफ, कोलन किसका भाग है? हृदय का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। यू विल से इट इज अ पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, अर्थात बड़ी आंत। तो ये 11th लेवल का डायग्राम हो गया। तो छोटी आंत के भी 3 भाग हो गए, बड़ी आंत के भी 3 भाग हो गए। छोटी आंत के 3 भाग DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र एवं इलियम क्षुद्रांत्र। इसका हो गया सीकोरी, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो देख लो, एकदम अलग अलग मैंने डायग्राम को तोड़ तोड़ के पढ़ा दिया है। ओके, तो छोटी आंत के 3 भाग कौन? DJI, बड़ी आंत के 3 भाग सीकोरी। कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन होता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र के भागों से कहीं कोई सवाल होगा, तो इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। डी शुड बी द राइट ऑप्शन। तो यहीं तक रहने दें आज। बात आ रही है सबकी समझ में? बताओ जरा, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। काजू कुमार फोर्थ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। बड़ी आंत बिल्कुल सही है। काजू साहब का उत्तर लगातार आ रहा है, 4 4 4। डाइजेशन हो जाएगा खत्म, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तब एसिमिलेशन ना, अलग अलग पढ़ेंगे ना। अभी तो डाइजेशन शुरू भी नहीं हुआ है, तो डाइजेशन खत्म करेंगे तब अवशोषण और तब एसिमिलेशन। सब पॉइंट हम लिखेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं? एसिमिलेशन को हम लिखेंगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज व्हाट? एसिमिलेशन। ठीक है जी। अब प्रैक्टिस सेशन की अगर हम बात करें, तो जैसे कुछ बच्चे अभी भी लगता है नहीं जान पाए, प्रैक्टिस सेशन की अगर हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस सेशन आपने प्लांट न्यूट्रिशन अगर खत्म कर लिया है, तो प्रैक्टिस सेशन के लिए आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेशन के लिए ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस बाय जुबैर एहसानी, इस पे जाइएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा दबा दीजिएगा, तो कोई भी क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो साइंस बाय जुबैर एहसानी जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाइएगा, इसके प्लेलिस्ट में आपको जाना है और प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेशन में जाना है, बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेशन में जाना है।
और पहला ही देखिएगा प्लांट न्यूट्रिशन का आपको मिल जाएगा। उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन जो अभी पढ़ रहे हैं। फेसबुक और इंस्टा पे मैं जुबैर एहसानी के नाम से मौजूद हूं, और जो हमारा टेलीग्राम है वो है साइंस का सुरूर, इस पर उसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो थ्योरी यहाँ पे चलेगी, प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब सेशन पे चलेगी, ठीक है। तो दोनों मिलकर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की सेशन को देते हैं विराम। अगर कोई सवाल है तो आप कल पूछ सकते हैं, है ना। 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, बाकी आपकी दूसरी क्लास हो सकता है हो। तो दीजिए मुझे इजाज़त। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।